तो शुरू करते हैं। आप सभी का एके म्यूजिक क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को विदित होगा कि सप्तदिवसीय शोध प्रविध व्याख्यान माला आयोजित की गई है, जिसका आज तृतीय दिन है। कल नेटवर्क की वजह से इंटरनेट नेटवर्क की वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जो कि कल बीच में ही कल का व्याख्यान बंद करना पड़ा था। तो आज का व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैम को मैं सादर मंच समर्पित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम, आ रही है। यस मैम। आप सबको नमस्कार। और कल किसी बाधा की वजह से, तकनीकी बाधा की वजह से हम व्याख्यान पूरा नहीं कर पाए थे, और आज हम जहां से कल छोड़ा था, जहां से कल हमने रोका था, उसी से आगे बढ़ते हैं। और हम शोध के चरण देख रहे थे, और शोध के चरणों के अंतर्गत हमने हाइपोथेसिस के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। और हाइपोथेसिस या परिकल्पना ये शोध का द्वितीय चरण है, यानी सेकंड स्टेप है रिसर्च का। और इसमें ये हमने इसी संदर्भ में बात की थी कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है, परिकल्पना क्या है। तो इस संदर्भ में हमने बताया था कि सबसे पहले परिकल्पना एक अनुमान है, एक टेंटेटिव स्टेज है। मतलब हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेज ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेज ऑफ रिसर्च। तो ये एक प्रकार की संभावित स्थिति है। जैसे हमने एक विषय का चुनाव किया, एक विषय हमने चुना, समस्या का चुनाव किया। अब जैसे उदाहरण के लिए कि शास्त्रीय संगीत की वर्तमान संदर्भ में स्थिति, या शास्त्रीय संगीत का वर्तमान परिवेश में या वर्तमान संदर्भ में उसका भाव, या शास्त्रीय संगीत का वर्तमान स्थिति की दृष्टि से विश्लेषण। शास्त्रीय संगीत का वर्तमान संदर्भ में विश्लेषण, एक विषय हमने चुना। अब इस विषय को चुनने के बाद एक शोधार्थी या शोध छात्र के सामने कुछ भी नहीं रहता। वो ये सोचता है कि इस विषय पर हम आगे कैसे बढ़ें, इस विषय को लेकर हम आगे काम कैसे शुरू करें। एकदम चैप्टर्स बनाएं, एकदम डेटा देखें, क्या करें। तो सबसे पहले शोधार्थी एक अनुमान लगाता है, एक हाइपोथेटिकल डेटा कलेक्ट करता है। ऐसा हाइपोथेटिकल डेटा कि वर्तमान में या वर्तमान संदर्भ में शास्त्रीय संगीत स्थिति अत्यंत अनुकूल नहीं है। वर्तमान संदर्भ में शास्त्रीय संगीत की स्थिति पूर्णतः अनुकूल नहीं है। देखिए, परिकल्पना हम पॉजिटिवली करते हैं और निगेटिव, दोनों तरह से की जाती है। पॉजिटिव हाइपोथेसिस भी होता है और नेगेटिव हाइपोथेसिस भी होता है। अब ये वो एक हाइपोथेसिस करता है। अब वो हाइपोथेसिस उसने किया, उसके आधार पे वो कुछ डेटाज कलेक्ट करता है, और यदि उसका हाइपोथेसिस जो उसने किया है कि आज के संदर्भ में शास्त्रीय संगीत की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, जो हाइपोथेसिस उसने किया है वही बात, वही सत्य उसके सामने आता है, वही सत्य उसके सामने आता है, तो उसका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, उसका हाइपोथेसिस अस्वीकृत हो जाता है। और जब वो हाइपोथेसिस जो उसने पहले किया था वो उसके सामने नहीं आता, मतलब उसने जो कहा था कि शास्त्रीय संगीत की स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है, पर जब उसने काम किया, डेटा कलेक्ट किया और सिद्धांत बना, उसका जो लास्ट रिजल्ट निकला, निष्कर्ष निकला, उसमें उसने देखा कि नहीं,
शास्त्रीय संगीत की स्थिति तो बहुत अच्छी है, अनुकूल है, ऐसी स्थिति में उसकी हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाती है। तो रिजेक्ट होना और सिलेक्ट होना यानी अस्वीकृत होना और स्वीकृत होना, तो ये दोनों ही स्थितियां हाइपोथेसिस के प्रकार का संकेत करती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, कल हमने हाइपोथेसिस के विषय में चर्चा की थी, क्या उसी बात को हम फिर से बताएं या आगे हम बढ़ें? जी मैं पुनः उसको एक बार बता दीजिए बच्चों को। अच्छा ठीक है, एक बार हम उसकी फिर से आवृत्ति करते हैं। जी हमने कल हाइपोथेसिस के विषय में बताया था कि अंग्रेजी के हाइपोथेसिस का जो एक प्रकार का कंसेप्ट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी का जो हाइपोथेसिस शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थेसिस। हाइपो का अर्थ होता है नीचे, बिलो, नीचे। हाइपर के ऑपोजिट होता है हाइपो। हाइपर यानी एकदम उच्च, ऊपर, और हाइपो यानी नीचे। और थीसिस यानी सिद्धांत या रिजल्ट। तो हाइपोथेसिस ऐसी अवस्था है जो सिद्धांत के पूर्व, जो सिद्धांत के पूर्व उपस्थित होती है। यानी हाइपोथेसिस इज द स्टेज, हाइपोथेसिस इज द स्टेज, यानी हाइपोथेसिस एक ऐसी अवस्था है जो सिद्धांत के पहले अनुमान के आधार पर उपस्थित होती है, जो सिद्धांत के पहले अनुमान के आधार पर उपस्थित होती है। कुछ विद्वानों ने हाइपोथेसिस को इस तरह से भी परिभाषित किया है, इसको हम परिकल्पना या प्राक कल्पना कहते हैं। देखिए, कल्पना और परिकल्पना दोनों में अंतर है, कल्पना और परिकल्पना दोनों में अंतर है। आप अंग्रेजी में भी देखेंगे हाइपोथेसिस और इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस और इमेजिनेशन दोनों में अंतर है। इमेज करना है ना, इमेजिनेशन करना यानी कल्पना करना जो होता है उसका कोई आधार नहीं होता। एक कवि, आप कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि जो है वो वर्षा के समय, बारिश के समय सूर्य के रहने की, धूप के रहने की कल्पना कर लेता है। पर हाइपोथेसिस में कहीं ना कहीं कोई आधार जरूर होता है, या तो सैंपलिंग का आधार होता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। तो हाइपोथेसिस को हम कल्पना या इमेजिनेशन नहीं कह सकते। तो आगे बढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक चरों के मध्य, दो या दो से अधिक चरों के मध्य होने वाले संबंध का अनुमानिक अनुमानिक विवरण है। हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक चरों के मध्य, चर कल हमने बताया था, इसको हम इसे एक बार संकेत कर देते हैं। दो या दो से अधिक के मध्य यानी दो या दो से अधिक चरों के मध्य होने वाले संबंध का एक अनुमानित आधार है। यानी हाइपोथेसिस क्या है? चरों के बीच में संबंध स्थापित करने का एक संभावित या अनुमानित आधार है। चर यानी वेरिएबल्स, एक विषय में कई वेरिएबल्स रहते हैं, एक विषय में कई वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत का वर्तमान संदर्भ में अनुशीलन, शास्त्रीय संगीत का वर्तमान संदर्भ में अनुशीलन। सबसे पहला वेरिएबल है शास्त्रीय संगीत। वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स दो चीजें रहती हैं, चर और अचर। वेरिएबल का अर्थ होता है
जो किसी से भिन्न है, जैसे शास्त्रीय संगीत। आप जब अपने विषय की सीमा निर्धारित करते हैं तो उस सीमा में आपको लिखना पड़ता है कि मेरा विषय या मेरे विषय में शास्त्रीय संगीत को शामिल किया गया है, लोक संगीत को नहीं। ये आप अपनी सीमा लिखते हैं रिसर्च की, या एरिया ऑफ रिसर्च, या आपका जो लिमिटेशन ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ रिसर्च, शोध का क्षेत्र या शोध की सीमा, उसमें आप लिखते हैं कि मेरे विषय में केवल शास्त्रीय संगीत को लिया गया है, लोक संगीत को नहीं। यानी लोक संगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, तो ये शास्त्रीय संगीत एक वेरिएबल हुआ। अब उसके बाद दूसरा चर क्या है? वर्तमान संदर्भ। भूतकाल और वर्तमान काल, पास्ट टेंस और प्रेजेंट, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों में भिन्नता है। तो ये वर्तमान काल भूतकाल से वेरिएबल है, यानी भिन्न है। फिर उसके बाद तीसरा वेरिएबल क्या है? अनुशीलन। अनुशीलन मतलब उसका पूरा एक अध्ययन करना। देखिए, अनुशीलन करना और समीक्षा करना दोनों में अंतर होता है। रिव्यू और जिसको हम कहते हैं रिसर्च स्टडी, रिव्यू और एनालिटिकल स्टडी, दोनों में अंतर होता है। रिव्यू यानी समीक्षा और एनालिटिकल स्टडी यानी अनुशीलन या विश्लेषण। तो इस तरह से हमारे सामने जब भी आप विषय देखते हैं तो कुछ अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के मध्य अनुमान के आधार पे एक संबंध स्थापित किया जाता है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस के प्रकार इस तरह से होते हैं। हाइपोथेसिस के प्रकार कैसे होते हैं और रिसर्च में हाइपोथेसिस का उपयोग कैसे होता है। हाइपोथेसिस के कई प्रकार बताए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो एक होता है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, मतलब जिसको हम कहते हैं कि सार्वभौमिक परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना या यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। सूर्य पूर्व दिशा में ही उदित होगा। सूर्य पूर्व दिशा में ही उदित होगा। ये क्या है? आप अभी सूर्य नहीं है, शाम का समय है, कल जब सूर्य आएगा, है ना, सनराइज होगा तो पूर्व दिशा में होगा। ये हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये यूनिवर्सल है। सूर्य का उदय होना पूर्व दिशा में ही निश्चित है। चलो, ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। एक्सट्रीम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस का एक उदाहरण हम दे सकते हैं। एक सप्तक में 12 स्वर हो सकते हैं। एक सप्तक में 12 स्वर हो सकते हैं। क्या ये हाइपोथेसिस कभी सही हो सकती है, सिलेक्ट हो सकती है? भाई, एक सप्तक में 12 स्वर होते ही हैं, है ना? तो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस का इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता। फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकीय परिकल्पना। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है उसमें एक प्रकार का मेजरमेंट होता है, एक प्रकार का जिसको हम कह सकते हैं मापन, मेजरमेंट होता है। 5% या 1% लेवल होता है। 5% लेवल या 1% लेवल, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च से इतना रिलेट नहीं करता है। पर मैं एक हल्का सा आप लोगों को संकेत दे रही हूँ।
कि 5% और 1% ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का लेवल होता है, और इस लेवल को हम टी टेस्ट और फिशरी टेस्ट इत्यादि टेस्ट के माध्यम से क्लियर करते हैं या मापते हैं। टी टेस्ट है, उसमें आप जो है वो मीन को देखते हैं, किसी टेस्ट में जो है वो मोड या एवरेज को देखते हैं, इस तरह से ये होती है। फिर इसके ये एक लेवल होता है 5% का लेवल या 1% का लेवल। यदि हाइपोथेसिस आपने जो हाइपोथेसिस की है वो 5% लेवल में है तो वो आपकी हाइपोथेसिस सिलेक्ट होती है, और 5% से नीचे है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। 5% लेवल में हाइपोथेसिस आ रही है तो वो सिलेक्ट होती है, और 5% से नीचे है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब अस्वीकृत हो जाती है। तो फिर और ये 5% और 1% का लेवल हम टी टेस्ट या फिशरी टेस्ट इत्यादि से मापते हैं। ये हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं अगली हमारी जो हाइपोथेसिस है वो है मुख्य रूप से जो रिसर्च के लिए उपयोगी है। तो दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती है जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी। एक है शून्य परिकल्पना, एक है शून्य परिकल्पना, और दूसरी है वैकल्पिक हाइपोथेसिस। एक है शून्य परिकल्पना और दूसरी है वैकल्पिक हाइपोथेसिस। एक है शून्य परिकल्पना और दूसरी है वैकल्पिक हाइपोथेसिस या वैकल्पिक परिकल्पना। तो जो शून्य परिकल्पना है उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना को क्या कहा जाता है? नल हाइपोथेसिस। नल एक्चुअली ये कई बार जब हम शून्य के लिए कहते हैं तो निल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जीरो है ना, वहां पे हमको निल लिखना है। पर नल जो है वो एक वैज्ञानिक, नल एक वैज्ञानिक का या एक फिलोसफर का नाम है। उन्होंने जिस हाइपोथेसिस को बताया वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई हाइपोथेसिस सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जब कोई हाइपोथेसिस सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहलाती है। जब कोई हाइपोथेसिस सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहलाती है। यानी जैसे हमने एक परिकल्पना की कि वर्तमान संदर्भ में साहित्य, वर्तमान संदर्भ में साहित्य रचना प्राचीन काल की तुलना में कम की जा रही है। वर्तमान संदर्भ में मतलब आज की स्थिति में साहित्य रचना पहले की अपेक्षा, प्राचीन समय की अपेक्षा कम हो रही है। ये हमने हाइपोथेसिस की। अब उसके बाद इस पर हमने एक रिसर्च किया, डेटा कलेक्ट करके रिसर्च किया। अब ये जो हमने एक हाइपोथेसिस की थी ये सही सिद्ध हुई कि हाँ ये बात सही है कि पहले जितना लिखा गया अब वो कम हो गया। पहले जितना साहित्य लिखा गया था उतना आज के संदर्भ में या उतना आज की स्थिति में नहीं लिखा जा रहा है। तो जो आपने पढ़ी थी तो ऐसे में आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी? जीरो, शून्य, कुछ रहा ही नहीं। और जब वो जीरो हो गई तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और वो क्या हो जाती है? परिकल्पना रिजेक्ट हो जाती है। क्यों रिजेक्ट हो गई?
क्योंकि जो परिकल्पना थी वही सिद्धांत बन गई, जो अनुमान किया था वही सिद्धांत बन गया, वही रिसर्च का आपका रिजल्ट निकला, वही निष्कर्ष निकला। तो फिर हाइपोथेसिस सही कहाँ है ना, वो तो सिद्धांत बन गई, वो तो थीसिस है, वो हाइपो नहीं रही। वो क्या बन गई? थीसिस। वो हाइपो नहीं रही। हाइपोथेसिस जब हाइपो रहती है, हाइपो यानी सिद्धांत के पूर्व की अवस्था रहती है, तो वो हाइपोथेसिस कहलाती है। वो परिकल्पना नहीं रही, वो वास्तविकता हो गई, है ना, तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसको हम नॉट एन टी इससे दिखाते हैं या N1 से दिखाते हैं, है ना, N1 से दिखाते हैं या N से भी दिखा सकते हैं, N से या N1 से नल हाइपोथेसिस को दिखाते हैं। अब जी ये जो नल हाइपोथेसिस है, ये आपकी रिसर्च की दृष्टि से कई बार एरर क्रिएट करती है। रिसर्च करते समय बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे कई बार हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो उसी तरह से ये जो नल हाइपोथेसिस है, इसमें भी रिसर्च को लेकर बहुत सारे एरर्स दिखाई देते। जैसे आपने एक हाइपोथेसिस की कि दूध दूध स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं होता, दूध स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं होता, मिल्क इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, है ना, ज्यादा इतना लाभदायक नहीं होता। और आपने उस पर रिसर्च किया कि मिल्क स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक नहीं होता, इस पर आपने रिसर्च किया। और अब आपने जब रिसर्च किया तो आपने शायद उस रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेटा निकाले कि आजकल दूध में ये सारी चीजें शामिल होती है, और जो काऊ मिल्क होता है ना, उसमें आजकल पता नहीं बहुत सारे कुछ अलग अलग चीजें रहती हैं जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, कि गाय जो खाती है उसके आधार पे मिल्क तैयार होता है। ये बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग योर रिसर्च, क्योंकि ऐसा है अगर कोई सब्जेक्ट किसी स्कॉलर ने लिया है तो उस रिसर्च को अपने अनुसार मोल्ड कर लेता। अब उसके बाद आपने रिजल्ट जो निकाला वो वही था जो आपकी हाइपोथेसिस थी, जो आपने रिजल्ट निकाला। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? हेलो जी जी मैम। जी मैम। आप लोगों को जी मैम। है ना, अगर बीच में कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मैम ये एक्चुअली मैं ये चाह रही, हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अंतोष, हाँ कुछ आप पूछ अच्छा, मैं रहे ये थे? कह रही थी, हेलो, हाँ जी हाँ मैम। बोलिए, क्या जी पूछ मैम, रहे थे आगे आप? आगे चलिए मैम। अच्छा, तो ये, अच्छा मैं ये कह रही थी अनीश की, हम जी एक मैम। पूरा व्याख्यान यदि हाइपोथेसिस पे रखें तो, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं एक हाइपोथेसिस पे। क्योंकि ये बहुत एक बड़ा विषय है, जी और जी ये प्रायः नेट में या आपके जो शोधार्थी अपना काम करते हैं उनको उपयोगी है ना। जी जी जी। तो ठीक है, रख हम सक आगे जी जी की हाइपोथेसिस है ना। जी तो ये जो हमारी हाइपोथेसिस है, तो ये जो हमने की थी कि दूध स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अब उसके बाद जब आपने रिसर्च किया, क्या हाइपोथेसिस की थी हमने? दूध स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है, मिल्क इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ये हमने एक हाइपोथेसिस की। अब उसके बाद जब हमने रिसर्च किया, तो जैसे आपने हाइपोथेसिस की उसी के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च किया। अब आपका जो रिजल्ट निकला
तो वो वही निकला जो आपने हाइपोथेसिस की थी। अब ये जो आपका रिजल्ट आया कि दूध सही में स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है, तो ये रिसर्च जब सबके सामने जाएगा तो ये एक प्रकार का बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड या क्रिटिकल रिसर्च कहलाएगा, विवादास्पद शोध कहलाएगा, डिस्प्यूटेड रिसर्च या क्रिटिकल रिसर्च कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं, एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल बात यही है कि दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता ही है ना। दूध कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वो लाभदायक होता है। पर आपने जो हाइपोथेसिस की, उसके बेस पे जो आपने रिजल्ट निकाला, आपकी हाइपोथेसिस नल हो गई, रिजेक्ट हो गई, सिद्धांत बन गया कि सही में दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, उतना लाभदायक नहीं होता। यहाँ पर एक एरर आ जाता है, एरर इन रिसर्च, शोध में त्रुटि आ जाती है, एक प्रकार की जो है वो गलती यानी एरर आ जाता है। क्या एरर आता है कि भाई आप कैसे कह रहे हैं, आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा कि दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या उतना लाभदायक नहीं। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस के कारण कई बार उस तरह से जब हम हाइपोथेसिस करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो एक प्रकार का एरर दिखाई देता है। पूरा क्लियर? अब उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक बार किसी ने किसी सेमिनार में ये कहा था, अब वो कहाँ का, यही का सेमिनार था, और ये शायद संगीत पर ही एक सेमिनार था। उन्होंने ये कहा था कि शास्त्रीय गायकों की तुलना करें तो 1950 से 70 के बीच में जितने अच्छे शास्त्रीय गायक थे उतने आज नहीं है। एक बात कही थी, शायद मैं उस समय यहाँ आई थी 2008-9 या 10 की बात, किसी ने ये बात कही, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी कि पहले जो शास्त्रीय गायक थे उनकी तुलना में आज उतने अच्छे शास्त्रीय गायक नहीं। अब ये बताइए कि इस पर यदि हम रिसर्च करें तो वो जो हाइपोथेसिस, अगर हम हाइपोथेसिस करें कि पहले की तुलना में आज इतने अच्छे शास्त्रीय गायक नहीं मिलते, ये यदि हम हाइपोथेसिस करें या नहीं मिल सकते, क्योंकि हाइपोथेसिस हम प्रायः जो है वो एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी के रूप में करते हैं, या पॉसिबिलिटी के रूप में करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैन, उस तरह से। तो पहले की तुलना में आज इतने अच्छे शास्त्रीय गायक हमको उपलब्ध नहीं हो सकते। अब ऐसी यदि हमने हाइपोथेसिस की और उसका रिजल्ट नल हाइपोथेसिस के रूप में निकला, आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, तो आज जो शास्त्रीय गायक हैं उनका जो है वो अपमान हो जाएगा, यानी उनकी स्थिति उस तरह से अच्छी या अनुकूल नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, शोध करते हैं तो बहुत सोच समझकर, बहुत ज्यादा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर करते हैं, बहुत ज्यादा प्रामाणिक तथ्यों को देखते हुए हमें रिसर्च करना चाहिए। इंटरनेट का डाटा लेकर कि किसी के थीसिस से डाटा उठाकर या किसी न्यूज़पेपर से डाटा उठाकर रिसर्च करना, ये एरर को क्रिएट करता है। और उस तरह से हमको हाइपोथेसिस भी नहीं करनी चाहिए। हाइपोथेसिस के भी कुछ आधार होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो खैर, ये हमने नल हाइपोथेसिस आपको बताई कि जब आप परिकल्पना या हाइपोथेसिस करते हैं
और वही हाइपोथेसिस जब सिद्धांत या निष्कर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वही आपकी हाइपोथेसिस नल कहलाती है और वो रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हाइपोथेसिस थी वही सिद्धांत बन गई, जो अनुमान था वही प्रत्यक्ष सिद्धांत बन गया, तो ये नल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसको N1 या N से दिखाते हैं। अब उसके बाद है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वैकल्पिक परिकल्पना। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वैकल्पिक परिकल्पना। अब ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, इसका अर्थ यह है कि जब सिद्धांत बनने से पूर्व यानी शोध कार्य करने से पहले कोई परिकल्पना या हाइपोथेसिस की जाती है, तब उसके बाद जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, तब जो पहले हाइपोथेसिस की थी उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपका कार्य नहीं रहता। मतलब जो परिकल्पना है आपका रिजल्ट उससे कुछ अलग रहता है। जो परिकल्पना है आपका रिजल्ट उससे अलग रहता है। आपने जो परिकल्पना की थी और आपने जो शोध का निष्कर्ष निकाला, जब उसमें अंतर हो, जब उसमें अंतर अधिक हो या डिफरेंस हो, तब वो हाइपोथेसिस वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि नल हाइपोथेसिस में परिकल्पना और सिद्धांत में कोई अंतर नहीं होता। नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत परिकल्पना और सिद्धांत में कोई भी डिफरेंस या कोई भी अंतर नहीं होता। और वैकल्पिक परिकल्पना या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंतर्गत परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है। परिकल्पना और सिद्धांत में अत्यधिक अंतर या बहुत डिफरेंस होता है। यानी जो परिकल्पना की वो सिद्धांत या वो निष्कर्ष नहीं निकलता, तो वहां पे वैकल्पिक परिकल्पना या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहती है। और प्रायः जो शोध कार्य किए जाते हैं उनमें वैकल्पिक परिकल्पना का अधिक आधार लिया जाता है, नल का नहीं लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं बता रही हूँ कि वर्तमान संदर्भ में अनेक संस्थाओं के अंतर्गत संगीत शिक्षा, वर्तमान संदर्भ में अनेक संस्थाओं के अंतर्गत संगीत शिक्षा का प्रमाण कम है या संगीत शिक्षा का प्रमाण कम हो सकता है। मतलब आज की दृष्टि से अनेक संस्थाओं में संगीत शिक्षा उतनी नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ में अनेक संस्थाओं के अंतर्गत संगीत शिक्षा प्रदान करने का प्रमाण कम हो सकता है। अब ये आपने एक हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद आपने सर्वे मेथड से रिसर्च किया। रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष है कि आज के संदर्भ में अनेक संस्थाओं के अंतर्गत संगीत शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा बढ़ा है। संगीत शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा बढ़ा है या संगीत शिक्षा प्रदान करने का प्रमाण पहले की अपेक्षा बढ़ा है, अधिक हुआ है। तो ये जब आपने रिजल्ट निकाला तो वो आपकी वैकल्पिक हाइपोथेसिस, पहले जो आपने किया था ना कि संगीत शिक्षा का प्रमाण कम है, तो वो हाइपोथेसिस आपकी कैसी हो गई? वैकल्पिक हो गई, ऑल्टरनेटिव हो गई। और जो रिसर्च रहता है, रिसर्च हमेशा वैकल्पिक
परिकल्पना को ही अधिक बल देता है। रिसर्च जो है वो हमेशा वैकल्पिक परिकल्पना को ही बल देता है। क्यों? क्योंकि यदि आप शून्य या नल हाइपोथेसिस को लेकर वैसा ही जो हाइपोथेसिस है वही निष्कर्ष ले आते हैं तो वो आपका एक्चुअल रिसर्च नहीं कहलाता, वो आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। मैनिपुलेशन मतलब अरे ये तो हमने पहले कहा है, चलो इधर उधर से डेटा देख के वैसा ही रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो ये आपका मैनिपुलेट करना या मैनिपुलेशन कहलाता है। और जो वैकल्पिक परिकल्पना है वो आप एक अनुमान लगा लेते हैं, उसके आधार पर आप अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। या तो आप इंटरव्यू बेस्ड डेटा लेते हैं, साक्षात्कार आधारित इंटरव्यू बेस्ड डेटा लेते हैं, या ग्रंथ आधारित डेटा लेते हैं, या आप किसी के स्पीच को लेकर डेटा लेते हैं। इंटरनेट बेस्ड डेटा अक्सर हाइपोथेटिकल अधिक रहता है, अपडेट उतना नहीं रहता, अपडेटेड नहीं रहता। मैं एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, चूंकि ये हाइपोथेसिस की बात है। बहुत लोग इंटरनेट बेस्ड डेटा को लेकर हाइपोथेसिस करते हैं। आप लोगों ने गीत गोविंदम के विषय में सुना होगा। गीत गोविंदम जो है वो रसिक प्रिय कवि जयदेव जी की रचना है ना। ये सभी लोग परिचित होंगे इससे, जहां तक मुझे लगता है ना। ये कवि जयदेव जी की रचना है गीत गोविंद। अब कवि जयदेव कहाँ के हैं, इनका जन्म स्थान कौन सा है? यदि आप लोगों में से किसी को इस संदर्भ में जानकारी है तो कृपया बता सकते हैं कि जयदेव जी का जन्म स्थान ये कहाँ के हैं प्रॉपर? उड़ीसा से है। ये आपने कहाँ से देखा? हम लोग जो जयदेव के ऊपर अष्टपदियां परफॉर्म करते हैं तो वहां से मैंने पढ़ा था। नहीं तो ये कहीं आपने बुक से देखा है या नेट इंटरनेट वगैरह से देखा है? हाँ मतलब बुक्स में भी मैम उड़ीसा ही लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक है। पर एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जयदेव का गीत गोविंद ये आप देखिए, ओरिजिनल बुक आपने देखी है? नहीं मैम। नहीं देखी है ना। तो इंटरनेट में और किसी बुक में जो आपने जो भी बुक देखी होगी उसमें उड़ीसा दिया है, पर जयदेव का जो मूल गीत गोविंदम है उसमें आप देखिए जयदेव का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल के केंदु बिल्व नामक स्थान को बताया जाता है। केंदु बिल्व पश्चिम बंगाल की एक जगह है, केंदु बिल्व, जिसे आजकल जयदेव ग्राम कहते हैं, जयदेव ग्राम, केंदु बिल्व। ये चीज इंटरनेट में नहीं दी गई। हेलो, है ना। तो ये जो चीज है ये इंटरनेट में नहीं दी गई, क्योंकि हमने भी जब गीत गोविंदम पढ़ाया था स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स ने उड़ीसा ही लिखा। पर गीत गोविंदम जब आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया है उनके परिचय के अंतर्गत कि पश्चिम बंगाल के केंद्र बिल्व नामक स्थान को इनका जन्म स्थान कहा गया है, जिसे आजकल जयदेव ग्राम कहते हैं। और इसका जो प्रमाण है अभी अपने विश्वविद्यालय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से रोशिता घोष जो उन्होंने रिसर्च किया। हाँ, तो जी, प्रशिता घोष का जो है कि थीसिस जयदेव गीत गोविंद के ऊपर ही उनका काम है। हाँ, उनका काम गीत गोविंद के ही ऊपर है और उन्होंने उनके थीसिस में ये प्रमाण आपको मिल जाएगा। तो खैर मैंने ये इसलिए आप लोगों को बताया कि कई बार हम इंटरनेट बेस्ड डेटा के आधार पे सैंपलिंग करके हाइपोथेसिस कर ले, पर वो जो डेटा है वो ऑलरेडी हाइपोथेटिकल होता है ना। वो
आप उस डेटा, और कई बार हम इंटरनेट बेस्ड डेटा को लेकर रिसर्च पेपर या रिसर्च भी कर लेते हैं, पर वो सही नहीं होता है। तो खैर, ये हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसी परिकल्पना है जिसके अंतर्गत परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है, जिसके अंतर्गत परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस के आधार, हाइपोथेसिस या परिकल्पना के आधार, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि बेस, हाइपोथेसिस के आधार या परिकल्पना के आधार, यानी हम हाइपोथेसिस किस बेस पर करें। हमारे सामने हाइपोथेसिस करने के लिए भी कोई ना कोई आधार होना आवश्यक चाहिए। तो ये जो आधार है, ये इनको हम कुछ पॉइंट्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला आधार है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल बेस ऑफ हाइपोथेसिस, ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार यानी इतिहास जो है उसकी दृष्टि से हमको हाइपोथेसिस करनी चाहिए। जैसे आपने कोई शोध कार्य करना शुरू किया, उससे पहले आपने एक हाइपोथेसिस की और उसमें आपने ये कहा कि संगीत सम्राट तानसेन जी, संगीत सम्राट तानसेन जी का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हो सकता है। संगीत सम्राट तानसेन जी का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हो सकता है। क्या ये हाइपोथेसिस सही है? क्या ये लॉजिकल है, तार्किक है? संगीत सम्राट तानसेन अकबर, बादशाह अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर का समय 1500 से 1600 या मुगल काल जब था उस समय, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी क्या अकबर का समय था? नहीं था, है ना। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अकबर का समय नहीं था, वो तो इधर से 1500 से 1600 1700 के आसपास। तो जब अकबर का समय वो नहीं था, तानसेन का समय कैसे हो सकता? क्योंकि तानसेन अकबर के समकालीन थे, है ना, उसी पीरियड में थे। तो फिर ये जो हाइपोथेसिस है इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस इसकी कोई मान्यता नहीं होगी। यदि ये रिजेक्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और सिलेक्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसका कोई आधार ही नहीं है। क्योंकि हाइपोथेसिस, यदि आपको इस तरह के काम आप कर रहे हैं, इस तरह के ऐतिहासिक शोध कर रहे हैं, तो उसमें ऐतिहासिक आधार होना आवश्यक है। तो हाइपोथेसिस करते समय एक ऐतिहासिक आधार होना चाहिए। फिर दूसरा इसमें है सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेस हाइपोथेसिस, सांस्कृतिक आधार। जैसे पंजाब में लावणी, पंजाब में लावणी बहुत प्रचलित है। पंजाब में लावणी बहुत प्रचलित है या बहुत प्रचलित संभावित हो सकती है। सांस्कृतिक आधार नहीं है इसका। लावणी महाराष्ट्र की है, पंजाब में नहीं। पंजाब में हम भांगड़ा गीत गाते हैं। हाँ, हेलो तन्मय, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी मैम, महाराष्ट्र का लावणी है मैम। हाँ, तो ये इसका कोई सांस्कृतिक आधार होना चाहिए, है ना, कि जो लावणी है या जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं, उनका प्रत्येक का अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग प्रांत है।
आप पंजाब की दृष्टि से कह सकते हैं तो वो उस तरह के गीत हैं, सूफियाना गीत को हम कह सकते हैं एक बार, टप्पा टप्पा को कह सकते हैं, है ना। पर लावणी ये महाराष्ट्र की लोक शैली है, तो इस तरह का आधार लेकर हम परिकल्पना नहीं कर सकते। सांस्कृतिक आधार होना चाहिए कि उस प्रांत की लोक संस्कृति या लोक कला के आधार पर परिकल्पना की जानी चाहिए। फिर इसके बाद है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार। तो वैज्ञानिक आधार यानी जो तार्किक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से उचित हो, उसी प्रकार की, उसी तरह की परिकल्पना की जानी चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में संगीत, वर्तमान संदर्भ में संगीत एक पूजा की दृष्टि से ही उपयुक्त होता है। वर्तमान संदर्भ में संगीत केवल पूजा की दृष्टि से या केवल मंदिरों में गाने की दृष्टि से ही उपयोगी होता है। तो इसमें आप यदि इस तरह की परिकल्पना करते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक आधार नहीं है कि भाई आप संगीत को केवल मंदिरों में गाने के लिए उपयोगी कैसे कह सकते हैं। संगीत को मंदिरों में गाने की दृष्टि से ही उपयोगी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या संगीत में कोई वैज्ञानिकता नहीं है? या संगीत में कोई तार्किकता नहीं है? तो उस तरह से आपको जब कोई परिकल्पना करनी है तो केवल एक बिना आधार के नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें तार्किकता या वैज्ञानिकता को देखते हुए ही परिकल्पना की जानी चाहिए। तो इस तरह से इसके कुछ आधार बताए जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने ऑल्टरनेटिव परिकल्पना बताई है, ये ऑल्टरनेटिव परिकल्पना ए के माध्यम से बताई जाती है। ए जो है उसके द्वारा ये ऑल्टरनेटिव परिकल्पना का संकेत हमको मिलता है। अब उसके बाद ये तो हमने कुछ 2-3 आधार आप लोगों को बताए, कई इसके अतिरिक्त आधार हो सकते हैं। जैसे एक आधार हो सकता है, वैचारिक आधार हो सकता है कि आपके जैसे विचार हैं, आपका जैसा चिंतन है, उस प्रकार की आप परिकल्पना कर सकते हैं। वैचारिक आधार, यदि आपका चिंतन बहुत अधिक उच्च स्तर का है तो आप बहुत ज्यादा दार्शनिक परिकल्पना करें। यदि आपका चिंतन मध्यम स्तर का है, एक सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, तो आप उस तरह की परिकल्पना करें। एक आधार व्यवहारिक भी है ना। व्यवहारिक आधार मतलब जो व्यवहार में प्रचलित चीजें हैं या जो व्यवहार में प्रचलित विषय हैं, उनके आधार पे परिकल्पना की जाती है। जैसे किसी के घर में अतिथि के आने पर घर का मुख्य व्यक्ति उस अतिथि का अपमान कर सकता है। किसी के घर में अतिथि का आगमन होने पर घर का मुख्य व्यक्ति उस अतिथि का अपमान कर सकता है। ये परिकल्पना व्यवहारिक नहीं है, ये परिकल्पना व्यवहारिक नहीं है। हाँ, यदि आप ऐसा कहें कि वो व्यक्ति उस अतिथि का अपमान नहीं करेगा, ये व्यवहारिक है। और अपमान कर सकता है, हमारे यहाँ हमारे व्यवहार में इस तरह की बातें नहीं कि आने वाले अतिथि का हम अपमान करें, है ना।
ये परिकल्पना व्यवहारिक भी नहीं है और सांस्कृतिक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है और सांस्कृतिक भी नहीं है, और तार्किकता भी इसमें नहीं है। तो इस तरह से व्यवहारिक आधार भी इस परिकल्पना का होना चाहिए। अब परिकल्पना की अभी समय क्या हो रहा है? मैम 7:20। हाँ, अभी तो समय है। परिकल्पना की विशेषताएं हम देखते हैं, है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब अच्छी परिकल्पना की या उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं, परिकल्पना की विशेषताएं, उसमें कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, कौन कौन सी उसमें स्पेशलिटीज होनी चाहिए, ये इनमें बताया गया है। जैसे पहली विशेषता क्या है? तार्किकता। तार्किकता, लॉजिकल होनी चाहिए परिकल्पना, तर्क की दृष्टि से सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे हवा में परिकल्पना कर ली ऐसे, उसमें तार्किकता रहनी चाहिए। फिर उसके बाद अगली विशेषता है कि प्रामाणिकता, प्रामाणिकता रहनी चाहिए। प्रामाणिकता यानी आप जब परिकल्पना करते हैं, भले वो अनुमान पर आधारित होती है ना, वो संभावित टेंटेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं से उसमें प्रामाणिकता रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस दोनों में अंतर होता है। इमेजिनेशन में हम प्रामाणिकता पर इतना ध्यान नहीं देते। इमेजिनेशन जब करते हैं तो हम प्रामाणिकता पर इतना ध्यान नहीं देते, पर जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको प्रामाणिकता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम यदि परिकल्पना करते हैं तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्तमान लोकवाद्यों के विषय में कहा गया होगा, वर्तमान लोकवाद्यों के विषय में कहा गया होगा। ये परिकल्पना प्रामाणिक है। ये परिकल्पना कैसी है? प्रामाणिक है। पर हम परिकल्पना करते हैं कि नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में वायलिन, वायलिन और इसके अतिरिक्त जो है माउथ ऑर्गन और जितने भी आपके इधर पाश्चात्य वाद्य हैं, हारमोनियम, उनकी चर्चा की गई होगी। क्या ये हाइपोथेसिस प्रामाणिक है? वायलिन, बेला जिसको हम कह सकते हैं, और ऑर्गन और जितने भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी चर्चा की गई होगी। क्या ये हाइपोथेसिस प्रामाणिक है? ये हाइपोथेसिस क्या प्रामाणिक है? जी जी मैम। हेलो जी, आप लोग जवाब दे सकते हैं। नहीं है मैम, प्रमाणिक ही है। प्रामाणिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य क्योंकि वाद्य है, भारतीय वाद्य नहीं है, हाँ, पाश्चात्य हमारे वाद्य वाद्य है। नहीं है। पाश्चात्य वाद्य हैं। और नाट्य शास्त्र में प्रायः हमारे जितने भी ग्रंथ हैं तो तत्वाद्य के रूप में वीणा की ही चर्चा है। इवन सितार की भी, सितार तो सहकार बाद में आया है ना, तो मूल रूप से हमारा जो प्राचीन वाद्य है वो तो वीणा ही है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रामाणिक नहीं है। तो ऐसे यदि हम हाइपोथेसिस करते हैं तो न तो वो रिजेक्ट हो सकती है, न ही सिलेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसके आधार पर उसके हमको प्रमाण ही नहीं मिलेंगे। आप कहीं से इधर उधर से ढूंढ के ये जो वीणा है उसी को हम
अलग तरीके से करके वायलिन और वो, ऐसा बहुत लोगों ने, एक लेक्चर हुआ था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वीणा को हम वो कह सकते हैं वायलिन, पर उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस प्रामाणिक नहीं होती। फिर उसके बाद अगली इसमें विशेषता है कि स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता, टू द पॉइंट हाइपोथेसिस होनी चाहिए, है ना, घुमावदार नहीं होनी चाहिए। कि भारतीय कलाओं के अंतर्गत संगीत की दृष्टि से गायन कला में अनेक कलाकार हुए हैं या हो सकते हैं, समझ में नहीं आएगी हाइपोथेसिस तो क्या मतलब, है ना। तो स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी सीधी और टू द पॉइंट, जिससे पहली बात हाइपोथेसिस एक वाक्य में होनी चाहिए। ऐसा होता है कि कहना चाहिए, ऐसा नहीं, एक सेंटेंस में होनी चाहिए। और एक मुख्य बात है कि परिकल्पना में जो है वो व्यापकता रहनी चाहिए, व्यापकता रहनी चाहिए। मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि वो केवल एक निश्चित समय के लिए ही नहीं रहनी चाहिए, वो आज भी ठीक है, कल भी सही थी और बाद में भी ठीक होगी, उस तरह से उसमें व्यापकता रहनी चाहिए, फैलाव या विस्तार उसमें रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है वो एक विशेषता और बताई जा सकती है कि परिकल्पना या हाइपोथेसिस, परिकल्पना या हाइपोथेसिस शोध का आधार है, शोध नहीं है। हाइपोथेसिस इज नॉट रिसर्च, परिकल्पना शोध नहीं है, ये शोध का आधार है ना। इसके आधार पे आप शोध कर सकते हैं, पर इसको हम शोध नहीं कह सकते, ये शोध का निष्कर्ष नहीं होती। हाइपोथेसिस जो है वो शोध का निष्कर्ष नहीं होती। तो ये कुछ विशेषताएं हमने हाइपोथेसिस की बताई। इसके अतिरिक्त जो है वो हाइपोथेसिस सार्वभौमिक रहनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उसमें सत्यता भी रहनी चाहिए, सार्वभौमिकता, उसमें सार्वभौमिकता रहनी चाहिए। फिर तार्किकता रहनी चाहिए, इसके विषय में हमने चर्चा की। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस या परिकल्पना के अंतर्गत एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की निश्चयात्मक स्थिति भी रहनी चाहिए, है ना, डिटर्मिनेशन, एक प्रकार की निश्चयात्मक स्थिति रहनी चाहिए। ये इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि कई बार जो रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथेसिस बनाते और सोचते हैं कि नहीं, ये हम ये वाली नहीं बनाते, दूसरी बना देते। जैसे वर्तमान में शास्त्रीय संगीत का अधिक प्रचलन नहीं, फिर किसी ने कहा कि ऐसा कैसे लिख रहे हो, ये सही नहीं, तो वो रिसर्च स्कॉलर चेंज कर देते कि नहीं यार दूसरी बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें एक प्रकार का निश्चय होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये विशेषता है। और एक मुख्य बात यह है कि एक थीसिस लिखते समय, शोध प्रबंध लिखते समय 2 से अधिक परिकल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। हमारे जो गुणात्मक शोध होते हैं उसमें एक परिकल्पना काफी है, पर जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च होते हैं, जो संख्यात्मक शोध होते हैं, उसमें 2 या 3 परिकल्पनाएं की जाती है, तो एक परिकल्पना काफी होती है। तो ये इसमें मुख्य रूप से बात
बताई जाती है। तो ये हमने हाइपोथेसिस के विषय में बताया। इसके कुछ दोष भी बताए जाते हैं। परिकल्पना करने से क्या क्या आपको सावधानी रखनी पड़ती है या परिकल्पना के क्या दोष होते हैं। तो सबसे पहले इसमें शोध में एक बैरियर, बाधा उत्पन्न होती है। परिकल्पना के कारण शोध में एक बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको वो परिकल्पना याद करके उसके अनुसार डेटा कलेक्ट करने की कोशिश आपको करनी पड़ती है। तो शोध आपका स्मूथली, मतलब बिना किसी बाधा के नहीं चल पाता। और दूसरा दोष क्या आता है कि परिकल्पना के कारण शोध की प्रामाणिकता पर संदेह हो सकता है। और मतलब जो आपका रिसर्च का जो रिजल्ट निकलता है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर या शोध की प्रामाणिकता को लेकर संदेह हो सकता है कि यदि आपकी परिकल्पना नल हो गई, जीरो हो गई, तो फिर आपको ये कहा जा सकता है कि ये तो एरर हो सकता है। यानी शोध की प्रामाणिकता को लेकर कहीं ना कहीं संदेह हो सकता है। जैसे आपने परिकल्पना की कि संगीत में या वर्तमान संदर्भ में शास्त्रीय संगीत का प्रचार अत्यधिक रूप से नहीं है। वर्तमान संदर्भ में शास्त्रीय संगीत का प्रचार अधिक नहीं है। अब आपने इसके विपरीत रिजल्ट निकाला, मतलब ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिद्ध हो गई। तो लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या सब जगह शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है? क्या सब जगह लोग शास्त्रीय संगीत का अनुसरण कर रहे हैं? और यदि आपकी परिकल्पना नल सिद्ध हुई, मतलब आपके रिसर्च और परिकल्पना में कोई अंतर नहीं रहा, तो लोग ये भी पूछ सकते हैं क्या शास्त्रीय संगीत का प्रचार नहीं है? इतने सारे यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेज में है, क्या लोग शास्त्रीय संगीत नहीं सीखते हैं? मतलब दोनों तरफ प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए परिकल्पना के कारण आपका शोध संदेह में आ सकता है। शोध की प्रामाणिकता पर संदेह किया जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त जो है वो हाइपोथेसिस को लिखते समय या करते समय ये सिनॉप्सिस के अंतर्गत किस स्थान पर लिखी जानी चाहिए, इसको लेकर एक प्रश्न उठ सकता है कि हाइपोथेसिस का क्या स्थान है। कई बार लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हाइपोथेसिस को कहाँ लिखना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं टॉपिक ऑफ द रिसर्च, है ना, शोध का शीर्षक। शोध का शीर्षक, उसके तत्काल बाद आपको हाइपोथेसिस लिखनी चाहिए। उसके तत्काल बाद आपको हाइपोथेसिस लिखनी चाहिए। या जहां पर आपने प्रस्तावना लिखी है, भूमिका, इंट्रोडक्शन, वहां पे आपको हाइपोथेसिस करनी चाहिए। हमने एक रिसर्च करवाया था, पुराणों में व्यक्त कलागत शिक्षाओं का अनुशीलन। मेरे अंदर में एक रिसर्च हुआ था, पुराणों में व्यक्त कलागत शिक्षाओं का अनुशीलन श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेष संदर्भ में। ये एक रिसर्च मेरे अंदर में हुआ था, पुराणों में व्यक्त कलागत शिक्षाओं का अनुशीलन श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर एक समस्या आई थी कि पुराण तो अनेक हैं, 18 पुराण है, उपपुराणों की संख्या तो और है, और उपपुराणों में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे सांगीतिक पुराण है। अब उस शोधार्थी ने श्रीमद् भागवत का विशेष संदर्भ लिया। अब यहाँ पे कलागत शिक्षा और कई पुराण, है ना,
बहुत बृहद विषय था, पर उस शोधार्थी ने श्रीमद् भागवत लिया था, विष्णु पुराण लिया, अग्नि पुराण लिया, स्कंद पुराण का वैष्णव खंड लिया और विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिया। अब समस्या ये थी, उसने मुझसे पूछा, मैडम पूछा जाएगा कि आपने तो पुराणों में व्यक्त कहा है, तो बाकी के पुराण आपने कैसे छोड़ दिए? समझ में आया ना? मैंने मतलब उसका प्रश्न जो था, उसका जो कंफ्यूजन था वो ये था कि बाकी के पुराण आपने कैसे छोड़ दिए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सब्जेक्ट में, टॉपिक में तो पुराणों में व्यक्त शिक्षा। तो मैंने उससे एक हाइपोथेसिस करवाई थी कि चूंकि भागवत, श्रीमद् भागवत का विशेष संदर्भ हमने लिया है और इसलिए भागवत ये विष्णु से संबंधित पुराण है, भागवत ये विष्णु से संबंधित पुराण है, इस दृष्टि से विष्णु और उनके अवतार से संबंधित पुराणों में ही कलागत शिक्षाएं उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि भागवत विष्णु से संबंधित पुराण और उनमें कलाएं रास के रूप में उसमें कलाएं दिखती हैं। तो विष्णु भगवान के अवतार से संबंधित अन्य वैष्णव यानी अन्य पुराणों में ही कलागत शिक्षा दिख सकती है, बाकी शिव से संबंधित शैव आदि पुराणों में कलागत शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती। ये मैंने एक हाइपोथेसिस करवाई थी और वो हाइपोथेसिस उसकी रिजेक्ट हुई थी, मतलब नल हाइपोथेसिस के रूप में उसने उसको बताया था, क्योंकि वो विषय बहुत बड़ा था और उसको समेटना मुश्किल था। इस तरह से कई बार क्या होता है कि जैसे आपको बड़ा विषय मिला तो आप सीधे हाइपोथेसिस कर दें, या जैसे हम समस्या का चयन करते हैं तो विषय आपका बहुत व्यापक है तो एक ग्रंथ का विशेष संदर्भ ले लें, स्पेशल रेफरेंस, एक ग्रंथ का विशेष संदर्भ ले लीजिए। मुख्य कार्य आपको उस ग्रंथ पे करना है और अन्य ग्रंथ आपके सबऑर्डिनेट सहायक रहेंगे। तो इस तरह से ये आपकी हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो है उसको आप लिख सकते हैं, यानी विषय का शीर्षक लिखा, उसके बाद आप हाइपोथेसिस लिखिए या तो प्रस्तावना में लिखिए, और लास्ट में जब आप रिसर्च का निष्कर्ष देते हैं, पूरा उपसंहार देते हैं, उसमें आप ये लिखिए कि पूर्व में हमने जो परिकल्पना की थी वो इस निष्कर्ष के आधार पर या तो रिजेक्ट हुई है या तो सिलेक्ट हुई। पूरा स्पष्ट है? जी मैम, जी मैम। तो इस तरह से ये हमने परिकल्पना वाला टॉपिक जो है आपका यहाँ पे समाप्त किया, और इसको आप लोग पढ़िए, और इस संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप लोग या तो अभी पूछ सकते हैं या तो लास्ट का जो दिन है उस समय पूछ सकते हैं। यदि आप में से किसी को भी कोई जिज्ञासा हो, कुछ आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रणाम मैम, मैं पूजा त्रिपाठी हाँ। बोल रही हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में संगीत का क्या औचित्य है? औचित्य का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। औचित्य जो शब्द है वो उचित शब्द से बनता है। उचित यानी एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, उचित। औचित्य का अर्थ होता है कि आज जो संगीत है वर्तमान समय में वो कहाँ तक ठीक है ना, उसके रहने के पीछे कहाँ तक क्या कारण हो सकता है, मतलब वो जो संगीत आज के संदर्भ में है क्या उसका रहना ठीक है कि नहीं। आज के संदर्भ में जो संगीत है क्या उस संगीत की सत्ता ठीक है कि नहीं, उस संगीत की सत्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो संगीत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए।
है ना। उचित का भाव ये औचित्य कहलाता है। उचित यानी सही या ठीक या होना चाहिए, अनुचित यानी नहीं होना चाहिए, इसका न रहना नहीं ठीक है, तो है ना। तो संगीत का आज के संदर्भ में रहना ठीक है कि न रहना ठीक है, ये औचित्य यानी रहना ठीक है और अनौचित्य यानी न रहना ठीक है। हुआ? जी मैम, जी धन्यवाद मैम। ये हाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में जोधपुर से डॉक्टर सतीश गौरा जी जुड़े हुए हैं। मैं सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं भारती श्रीवास्तव गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी प्रणाम मैम। मैम मैं इसमें खड़ागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और आगे चल के मेरा विचार है रिसर्च करने का। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि किन चीजों पर अभी से मैं ध्यान रखूँ कि आगे मुझे रिसर्च करने में सुविधा हो। हाँ, मतलब आप चूंकि रिसर्च करना चाहती हैं तो अभी से ही आप इस विषय में विचार करना, सोचना, पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। और दूसरी बात कि आप लाइब्रेरी में जाकर अलग अलग ग्रंथों, पुस्तकों को देखिए, है ना, थीसिस देखिए और लेख कैसे लिखा जाता है, एक टॉपिक चुनकर स्वयं कुछ लिखने की कोशिश करें, है ना। कोई भी एक टॉपिक चुन सकती हैं आप, है ना। तो उस टॉपिक को लेकर आप भले 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, है ना। पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में आप क्या सोचती है, जैसे शास्त्रीय संगीत, है ना, शास्त्रीय संगीत की स्थिति, उसी को लेकर आप लिख सकते, तो उससे आपका चिंतन बढ़ेगा, आपका अपना विचार बढ़ेगा और आगे आप उसी चीज को रिसर्च के रूप में मोल्ड कर सकती हैं। धन्यवाद है ना, ठीक है। हाँ और किसी का कोई प्रश्न? नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम मेरा टॉपिक है ध्रुपद का कलात्मक अध्ययन, तो ये सही टॉपिक है अगर इसको ध्रुपद का कलात्मक अध्ययन? जी इसमें और कुछ चीजें आपको जोड़नी चाहिए। ध्रुपद का जैसे भारतीय संगीत ध्रुपद का कलात्मक अध्ययन। आप एक बार पुनः अपना टॉपिक फिर से और आराम से स्पष्ट रूप से पढ़िए। भारतीय संगीत की गायन विधा ध्रुपद का कलात्मक अध्ययन। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकती मेरे अनुसार कि भारतीय संगीत की गायन परंपरा में, भारतीय संगीत की गायन परंपरा या शास्त्रीय संगीत, है ना, भारतीय संगीत न रहकर शास्त्रीय संगीत की परंपरा में या गायन परंपरा में ध्रुपद का अनुशीलन या ध्रुपद का साहित्यिक तथा सांगीतिक विश्लेषण, ध्रुपद का साहित्यिक तथा सांगीतिक विश्लेषण। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। है ना, भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत की परंपरा, शास्त्रीय संगीत की परंपरा में, या आप ऐसा भी कह सकते कि शास्त्रीय निबद्ध संगीत की परंपरा, क्योंकि ध्रुपद जो है वो निबद्ध कहलाता है। शास्त्रीय निबद्ध संगीत की परंपरा में ध्रुपद का सांगीतिक और साहित्यिक अनुशीलन। जी मैम। आप लोग माइक म्यूट कर लिया करिए, तो जिसे मैम जो बता रही है वो स्पष्ट रूप से आप लोग सुन पाए, क्योंकि हम लोग माइक ऑन रखते हैं पूछने के बाद भी, तो
आवाज कटती है तो आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती है, तो प्लीज प्रश्न पूछने के बाद माइक म्यूट रखें अपना, फिर जब पूछना हो तब आप माइक को अनम्यूट करें। हाँ, नेक्स्ट और किसी का कोई प्रश्न? मैम प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हाँ मैम मेरा नाम हेमंत कुमारी है मैम, मैं यूपी से हूँ। मैम मेरा टॉपिक है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर प्रणव रंग का सांगीतिक योगदान, एक विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन। तो मैम मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैम मेरा ये टॉपिक मैम ठीक है? विश्लेषणात्मक अध्ययन है तो फिर विवेचनात्मक की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आप या तो विश्लेषणात्मक अध्ययन हटा दीजिए या तो विवेचनात्मक अध्ययन हटा दीजिए, बाकी टॉपिक तो ठीक लग ही रहा है मैम, क्योंकि एक टॉपिक में विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन दोनों नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका अनावश्यक विस्तार है ना? जी। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन ठीक है, विवेचनात्मक की आवश्यकता नहीं है ना? जी और ओके, थैंक यू। तो ठीक है, फिर आगे हम कल फिर मिलते हैं, है ना? जी मैम, थैंक यू मैम, आपने हेलो। जी जी। और कल मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा। कल 7 बजे रखें मैम, 7:15। हाँ, 7 से थोड़ा सा 7:15 तक। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम, आपने हाइपोथेसिस के बारे में इतने सरल, हर एक चीज को आपने इतने सरल ढंग से बताया हम सभी को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े, और इसी तरीके से आप सभी लोग प्रतिदिन जुड़े और शोध प्रविधि जो आगे के व्याख्यान है मैम का उसका लाभ उठाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं मैं कुछ कल। करना चाहती हूँ। जी जी पूजा। सर आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम मेरा, क्योंकि इतना अच्छा व्याख्यान मैम करती है सर, आपकी वजह से हम लोग इतना लाभान्वित हो पा रहे हैं, मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके लिए आप दोनों लोगों को मेरा प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो अवनीश जी, जी नमस्कार। जी 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 प्रियंका जी जी। पूर्णिमा मैम, नमस्कार। मैम मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। आपका जो व्याख्यान था आज का, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक था आगामी बच्चों के लिए जो अपनी पीएचडी का टॉपिक नहीं चुन पाते हैं। उनके सामने बहुत सारी आजकल ऐसी समस्या आती हैं। वो कहते हैं कि आजकल तो हमें सब डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे हम सारा कॉपी पेस्ट करके हम अपनी पेपरों में जो होता है रिसर्च पेपर जो बनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ विद्यार्थी करते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। आजकल एक समस्या ये भी है कि जैसे ऐतिहासिक शोध प्रबंध में बहुत बड़ी समस्या आजकल ये है कि टॉपिक किस तरीके से चुनाव किया जाए। कभी किसी का जो बच्चा जब एक टॉपिक आया विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, इस तरीके का चुनाव जो होता है वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस बारे में आपके जो सुझाव हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें आपसे प्राप्त हुई। और अवनीश जी, आपका तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आपकी क्लासेस होती हैं और जो आप यूट्यूब पे चलाते हैं और जो आप मैटर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो आगामी बच्चे हैं म्यूजिक के, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभवान, बहुत ज्यादा सर, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। एक छोटा सा प्रयास है, बस वो प्रयास मैं कर रहा हूँ, और मैं कहाँ तक सफल हूँ। जब बच्चे सफल होते हैं तो हम भी सफल हैं। और सर इससे बच्चे ही सफल नहीं हो रहे, इससे जो टीचर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, आपका सारा जो चीजें हैं मैटर है वो सब पढ़ रहे हैं। जी, बस अभी जो है कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एके म्यूजिक क्लासेस के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से 2 दिन की क्लासेस रखी गई हैं, जो कि सबसे न्यूनतम चार्जेस में 299 रुपीज पर मंथ के चार्जेस से रखी गई है।
और उसमें हमने जो कंडीशन लगाया है कि पर मंथ उनकी वार्षिक जो पर मंथ की उनकी आय होनी चाहिए 15,000 से नीचे होनी चाहिए, और उनका जो आय प्रमाण पत्र हमें चाहिए, प्लस वो कार्य अभिभावक से बात कराए, उसके बाद हम उस क्लास में उनको जगह देंगे। अभी हम ये जनरल पेपर के लिए किए हैं, आगामी आने वाले समय में हम म्यूजिक पेपर के लिए भी इसको हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने के लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं इस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं, और बड़े मैम लोगों का आशीर्वाद है तो जरूर सफल होंगे, और आप लोगों का सहयोग और प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा तो हम आगे जरूर सफल होंगे। बहुत अच्छा प्रयास है। हेलो सर, आपसे बात कर सकती है क्या? आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, मेरा नंबर मिल सकता है, आप लोग नोट कर सकते हैं मेरा नंबर 8303 8303383353। ये मेरा नंबर है। मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पर भी हमारे नंबर लिखा हुआ है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकती हैं। सर एक बार फिर से 8303383353। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है, आप इस पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और आप सभी लोग भारी संख्या में जुड़े, और निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है इस व्याख्यान में, और लाभ उठाइए सभी लोग, जो कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों सभी लोगों को बहुत यूजफुल ये व्याख्यान है, चाहे वो यूजीसी नेट के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो, चाहे एमए प्रीवियस फाइनल ईयर्स के एग्जाम देने वाले हो, चाहे रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हो, सभी के लिए ये शोध प्रविधि जो होता है बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारी संख्या में जितने भी अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसी कारणवश जो कि हम यूट्यूब लाइव नहीं कर रहे हैं, ये बाद में यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को लाइव सुनना चाहिए मैम को। इतना अच्छा मैम ने व्याख्यान दिया। पहले दिन जो है कि मैम ने शोध रिसर्च किया है, शोध के बारे में उनके पर्याय और शोध के चरण के बारे में इतनी सरलता से बताया, और आज हाइपोथेसिस के एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैम ने इतने अच्छे से ओपन करके बताया कि आज तक मैं खुद इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, इतने अच्छे से मैम ने आज बताया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू मैम, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैम, थैंक यू। फिर कल 7:15 बजे लिंक हमारा यही रहेगा रेगुलर का, आपको रोज 5:30 बजे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समय का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कि 7:30 बजे 7:45 बजे जुड़ रहे हैं, तो आधे से ज्यादा लेक्चर समाप्त हो जाता है। तो कृपया आप लोग समय का ध्यान रखें। तो यहीं पे मैं आज की व्याख्यान को लीव करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्रणाम मैम।